गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमारे 11th क्लास की उर्दू क्लास का दूसरा दिन है ना। हमने आपको पिछली क्लास में फर्स्ट चैप्टर पढ़ाया था, हमद पढ़ाई थी। आज हम हिस्सा नस्र की पहली सिन्फ के बारे में पढ़ेंगे। पहली सिन्फ है अफसाना। अफसाने के साथ साथ नावल भी हिस्सा नस्र की सिन्फ होती है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि नावल जो होते थे वो बहुत ही तवील होते थे, बहुत ही लंबे लंबे होते थे, लेकिन अफसाना जो होता है उसका एक शॉर्ट फॉर्म है। अफसाना भी हिस्सा नस्र की सिन्फ में आता है। आज हम इसकी तारीफ पढ़ते हैं। चलिए शुरू करते हैं। अफसाना एक ऐसी सिन्फ है जो एक ही नशिस्त में पढ़ा या सुना जाता है। कैसा टाइप है अफसाना? जो एक ही बैठक में, नशिस्त का मतलब क्या होता है? बैठक। एक ही बैठक में पढ़ सकते हैं या सुन सकते हैं। अफसाना उस कहानी को कहते हैं जिसमें ज़िंदगी की सच्चाइयों का बयान होता है। किसका बयान होता है? ज़िंदगी की सच्चाइयों का। यानी बिल्कुल ज़िंदगी में जो भी छोटी मोटी उतार चढ़ाव चल रहे हैं, जो भी हादसा हो रहे हैं, अफसाना निगार उन सबको देखता है, उन सबको परखता है और उसके बारे में लिखता है। तो अफसाने में ज़िंदगी की सच्चाइयों का बयान होता है। अफसाने के किरदार आम इंसानी ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखते हैं और अपने कौल फ़ैल से आम इंसानी ज़िंदगी के लोगों की तर्जुमानी करते हैं, है ना। अफसाने के किरदार कैसे होते हैं? आम इंसानी ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखते हैं, ठीक है। अफसाने का बाकायदा आगाज़ 20वीं सदी की शुरुआत में हुआ था। अफसाना लिखा जाना कब शुरू हुआ है? 20वीं सदी की शुरुआत में। सज्जाद हैदरी अलदरम, सुल्तान हैदर जोश और मजनू गोरखपुरी वगैरह ने दूसरी ज़बानों के तराजुम करके फ़न अफसाना निगारी को फ़रोग़ दिया। इसी ज़माने में प्रेमचंद ने अपनी अफसाना निगारी से उर्दू अफसाने को उर्दू की मकबूल सिन्फ बना दिया, है ना। यानी अगर प्रेमचंद का नाम जब भी आता है तो प्रेमचंद क्यों मशहूर हैं? क्योंकि उन्होंने अफसाना निगारी से ही उर्दू अफसाने को बहुत ही मकबूल बनाया था। उन्होंने धीरे धीरे करके उपन्यास लिखना शुरू किए थे, कहानियाँ लिखना शुरू की थी। तो अफसाना निगारों में मुंशी प्रेमचंद का नाम सबसे ऊपर आता है क्योंकि उन्होंने ही उसको फ़रोग़ दिया था। उर्दू के अफसाना निगारों में मुंशी प्रेमचंद, अली अब्बास हुसैनी, सादत हसन मंटो, हयातुल्लाह अंसारी, ग़ुलाम अब्बास, सुदर्शन, असमत चुग़ताई, राजन सिंह बेदी, कृष्णचंद्र, क़ुरतुल ऐन हैदर, सालिहा आबिद हुसैन और जिलानी बानो वगैरह ने उर्दू अफसाने को नई जहतों से रूशनास कराया। यानी अफसाना निगारों को जब भी अफसाना लिखने में कोई भी दिक्कत पेश आई, उन सब में लोगों ने तबाह आजमाई की, है ना। नई नई राहें दिखाई हैं अफसाना निगारी में। किस किस तरह के मौज़ूआत उसमें शामिल किए गए, यानी टॉपिक्स। आया समझ में आप सबको, है ना। तो अफसाना हम कहते हैं कहानी को। अब कहानी में तमाम तरह की कहानियाँ होती हैं, छोटे छोटे अफसाने होते हैं, बड़े बड़े अफसाने होते हैं, है ना। आज ऐसा ही एक अफसाना हम पढ़ने जा रहे हैं। सबक नंबर 2, लड़की। ये एक लड़की के ऊपर मुश्तमिल अफसाना है, ठीक है। आज हम पढ़ते हैं इसको। उसने एक बार सर उठाकर भाई को देखा, फिर सर झुकाकर पढ़ने में मसरूफ़ हो गई। उसका बड़ा भाई सुड़ुप सुड़ुप करके दूध पीता रहा। उसकी माँ प्यार से बेटे को देखती रही। मैंने पूछा, क्यों सीमा, क्या तुम दूध पी चुकी? है ना। ये बातें कौन कर रहा है? मुसन्निफ़ कर रहा है, क्योंकि मुसन्निफ़ ने अफसाना लिखा है ना। रामलाल ने अफसाना लिखा है। ये रामलाल ने नहीं, ये अफसाना जिसने भी लिखा है, अभी उनका नाम नीचे आ जाएगा, जो भी इसके मुसन्निफ़ हैं, उन्होंने ये अफसाना जो लिखा है वो कहते हैं कि मैं जब उस लड़की को देख रहा था तो वो सर उठाकर भाई को देख रही थी और सर झुकाकर पढ़ने में मसरूफ़ हो गई। फिर उसका बड़ा भाई सुड़ुप सुड़ुप करके दूध पी रहा था। माँ प्यार से बेटे को देख रही थी और मैंने अचानक से पूछ लिया कि क्यों सीमा, क्या तुम दूध पी चुकी? उसने मेरी तरफ खाली नज़रों से देखा, कुछ बोली नहीं, फिर पढ़ने लगी। ये जाड़े की एक सुबह थी। मैं अपने भतीजे के घर किसी काम से आया था। घर के सामने थोड़ी धूप निकल आई थी। मैं चारपाई पर शॉल ओढ़े अखबार पढ़ रहा था। सामने ही धूप में बिछी चटाई पर मेरे भतीजे के दोनों बच्चे अपना काम कर रहे थे। लड़का स्वेटर पहने हुए था, पाँव में भी जूते मोजे थे। लड़की नंगे पाँव थी और जिस्म पर सिर्फ सूती फराक थी। आया समझ में? कितने अच्छे से बताया है, मंजरकशी कितने अच्छे से करी है कि सर्दियों की सुबह थी, वो अपने भतीजे के घर किसी काम से आए थे, लेकिन वहीं पर उन्होंने सीमा को देखा, है ना। घर के सामने थोड़ी धूप भी निकल आई थी, लेकिन बच्ची कैसी थी? सिर्फ पाँव में जूते मोजे थे, लड़की नंगे पाँव थी। लड़का तो स्वेटर पहना हुआ था, लड़के को तो बहुत ऐशो आराम में रखा था, लेकिन लड़की सिर्फ नंगे पाँव थी और जिस्म पर सिर्फ सूती फ्रॉक थी। लड़का खुद भी पढ़ नहीं रहा था और लड़की को तंग कर रहा था। ए चिमटी क्यों नोचता है, पढ़ने दे। लड़की झुंझला कर चीखी, है ना। लड़की ने क्या कहा भाई से? ए चिमटी क्यों नोचता है, पढ़ने दे। मैंने देखा कि लड़का उसे कोहनियाँ मारकर तंग कर रहा था और कभी कलम छीन लेता था।
लड़का क्या कर रहा था? लड़की को कोहनियाँ मार मार कर तंग कर रहा था और कभी कलम छीन रहा था। ना खुद पढ़ता है, ना मुझे पढ़ने देता है, रात दिन शैतानी करता है। लड़की चिल्लाई, लेकिन लड़का ना माना, तो लड़की ने उसको थोड़ा परे धकेल दिया। वो चटाई पर लुढ़क गया। वो उठा और बहन के बाल पकड़कर खींचने लगा। लड़की ज़ोर ज़ोर से चीखने लगी। मुझे गुस्सा आ रहा था। सोचा उठकर 3-4 तमाचे उस बदतमीज़ लड़के के रसीद कर दूं, मगर मेहमान होने की वजह से चुप रहा। मारने पर पता नहीं उसके माँ बाप क्या सोचें, इसलिए ज़ोर से डांटा। अरे छोड़ छोड़, उसे क्यों मार रहा है? लड़का मेरी परवाह किए बगैर बहन को मारता रहा। उसी दरमियान बच्चों की माँ किसी काम से बाहर आई और सब कुछ देखते हुए चुपचाप अंदर चली गई। मैंने सोचा शायद माँ को किसी बात की फिक्र ही नहीं है, अब मैं ही कुछ करूँ। उस वक्त तक आजिज़ आकर लड़की ने चोटी छुड़ाने के लिए लड़के के हाथ पर काट लिया। अरे बाप, मार डाला! लड़का ज़ोर से चीखा। बेटे की आवाज़ सुनकर माँ झपट कर बाहर निकली। लड़के को गोद में उठा लिया और कहा, क्या हुआ रे? उसने काट लिया। अरे बाप रे, कहकर वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा। माँ ने लड़की की पीठ पर 3-4 लातें जमाते हुए पूछा, क्यों री चुड़ैल, भैया को क्यों काटा? लड़की सिसकते हुए बोली, माँ मैंने नहीं काटा, भैया मुझे पढ़ने नहीं देता, कलम छीन रहा था, बाल नहीं छोड़ रहा था, इसलिए मैंने हल्के से काट लिया। नहीं अम्मा, उसने मुझे ज़ोर से काटा था, लड़का बिलबिलाया। कलम छीन रहा था तो दे दिया होता, पढ़ लिख कर क्या लॉर्ड गवर्नर बनेगी? माँ ने लड़की से कलम छीनकर लड़के को दिया। उसे पुचकारते हुए बोली, लो लिख लो मेरे लाल। हाँ लिखो मेरे लाल, लड़की ने चिढ़ाते हुए कहा। उसे लिखना ही कहाँ आता है, रोज़ क्लास में पिटता है। चुप कर और चल घर के काम कर। सुबह सुबह बैठ गई पोती पथरा लेकर, राख पड़ी है खेत में फेंका। लड़की उठकर अंदर गई और थोड़ी देर बाद वो सर पर राख की तगारी रखे खेत की तरफ जा रही थी और साहबजादे कलम वलम फेंक कर खेलने लगे थे। दोपहर तक लड़की माँ के इशारों पर भाग भाग कर घर के सारे काम करती रही। मैं अपने भतीजे के साथ खाना खाने बैठा तो देखा लड़की एक तरफ कोने में चुपचाप बैठी है। मैंने पूछा, सीमा तुमने खाना खाया कि नहीं? चेहरा उतरा उतरा सा है, आओ तुम भी खाना खा लो। माँ ने दखल देते हुए कहा, वो बाद में खाएगी, खाइए आप लोग। मैंने भतीजे की तरफ देखा, उसके चेहरे पर कोई तासुर नहीं था। तब तक लड़के का कहीं से धूल खाक में लिपट आया और आते ही चिल्लाने लगा, अरे खाना दो, बड़े ज़ोर की भूख लगी है, आओ आओ मेरे लाल, जल्दी से हाथ मुंह धो लो। तब तक मैं खाना निकाल रही हूँ। उसने सामने रखे कटोरे पर एक पैर मारा और दूसरा पैर पटकते हुए बोला, नहीं धोऊंगा, पहले खाना दो। अच्छा बेटा, गुस्सा ना हो, लो खा लो। माँ ने झट प्लेट उसकी तरफ बढ़ा दी। मैंने फिर अपने भतीजे की तरफ देखा, वो बगैर किसी रद्द अमल के खाना खाए जा रहा था। दूसरी तरफ लड़की एक कोने में चुपचाप सिमटी सिमटाई बैठी थी। मुझे उन लोगों का लड़की के साथ ये सर्द रवैया बहुत अजीब लग रहा था। खाने के बाद बरामदे में रखी चारपाई पर लेट गया। लड़का भी वहीं बाहर खेल रहा था। अचानक ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा, ओ माँ, मेरे पेट में दर्द हो रहा है। मैंने कहा, मालूम होता है कुछ गड़बड़ खा लिया है। गड़बड़ सड़बड़ तो कुछ नहीं खाया, हम लोगों ने जो खाना खाया वही तो उसने भी खाया। बाप ने बचाव किया तो ज़्यादा खा लिया होगा। अरे कहाँ, ये तो खाता कहाँ है, बस 2-4 लुक़्मे ले लेता है। मैंने जच होकर कहा, कल से उसे बस 2-4 लुक़्मे खाता ही तो देख रहा हूँ। अरे बाबा, बहुत तेज़ दर्द हो रहा है, लड़का चिल्लाया। सीमा, बाप गला फाड़कर चीखा, सीमा। हाँ बाबूजी। वो भागती हुई आई। उसके हाथ में एक कटोरा था जिसमें दाल भात था। शायद उसे अब खाना मिला था और वो खाते खाते ही भागी आ रही थी। देख, खाना वाना तो बाद में खाना, जा भाग कर वैद्य जी को बुला कर ला। तब तक मैं बनिए की दुकान पर जा रहा हूँ सौदा लेने। फिर वहीं से चिल्लाकर अपनी बीवी को आवाज़ दी, अरे आकर मुन्ने को संभालो और थोड़ा गर्म पानी करके रखना, उसके पेट में दर्द हो रहा है। मैंने लड़की के हाथ के कटोरे को देखा, दाल और मोटा वाला भात मतलब चावल, लेकिन हम लोगों को तो अच्छे बासमती चावल मिले थे। इस लड़की के लिए तो सब्जी रोटी अचार चटनी कुछ भी नहीं। तभी भतीजा बनिए की दुकान से झुंझलाया हुआ लौटा, साला कुछ भी नहीं रखता, दुकान खोल रखी है मगर जो चीज़ मांगो वो नदारद मतलब है ही नहीं। उसी वक्त लड़की भागती हुई आई, बाबूजी वैद्य जी घर में नहीं है, कहीं गए हुए हैं। अरे ये करमजली जहाँ जाएगी वहाँ कुछ भी काम ना होगा। माँ ने लड़की के सर पर एक धोल जमाया।
लड़का अभी भी ऊंची आवाज़ में चिल्लाए जा रहा था। ठहरो, तुम लोग परेशान ना हो, मेरे पास दर्द की गोलियां होंगी। लो, मिल गईं। एक लड़के को खिलाई, उसको कुछ देर बाद राहत मिल गई, उसको नींद आने लगी। माँ लड़के को गोद में उठाकर सुलाने ले गई। जाते जाते लड़की से कहने लगी, झूठे बर्तन पड़े हैं, उन्हें मांज लेना। मैंने लड़की को गोद में उठा लिया। मुझे उस पर बहुत रहम आया। मैंने उसको प्यार किया। तुम्हारा खाने का कटोरा रखा है, पहले खा लो बेटी। गोद से उतरकर उसने बड़ी उदासी से कटोरा उठाया और धीरे धीरे खाना खाने लगी। मैंने प्यार से कहा, सीमा बेटे। उसने मुंह ऊपर उठाया, मेरी तरफ देखा। तुम्हें बुरा नहीं लगता? क्या दादाजी? उसने मासूमियत से सवाल किया। अरे यही जो कुछ बर्ताव तुम्हारे घर में तुम्हारे साथ हो रहा है। उसने सर झुकाए झुकाए ही इनकार में सर हिला दिया। क्यों? लड़की हूँ ना। मैं अंदर तक लरस गया। लड़की इसी तरह बगैर किसी जज्बाती रद्द अमल के दाल भात खाती रही। आया बच्चों चैप्टर समझ में? लड़की के साथ क्या शुरू हो रहा था? रामदर्श मिश्र, है ना। तो अब हम इस अफसाने से हमें क्या सीख मिलती है? इस अफसाने से हमें ये सीख मिलती है, ये सबक मिलता है कि हमें लड़कियों को कमतर नहीं समझना चाहिए, बल्कि लड़का और लड़की दोनों ही बराबर हैं। ठीक है। रामदर्श मिश्र ने यह अफसाना लिखा है। ये कहानी है तो बहुत छोटी, लेकिन कितनी गहरी है, कितनी सच्चाई छिपी है इसमें। तो इसी तरह के वाक़यात जब ज़िंदगी में पेश आते हैं तो उन्हीं वाक़यात को अफसाना निगार अपने कलम में ढालकर अफसाना लिख देते हैं। आया समझ में? ये समाजी पहलू होते हैं। ठीक है बेटा। अब देखो, इसके लफ्ज़ मायने हैं, ये आपको अपनी कॉपी में वर्क करने हैं। ठीक है। उसके बाद मारूजी सवालात हैं। मारूजी सवालात से मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। मुसन्निफ ने गुस्से में आकर 3-4 तमाचे रसीद करने का सोचा था। किसको? लड़के को। ठीक है। लड़के पर आप टिक लगा लीजिए, 4th वाला ऑप्शन। उसके बाद खाना सबसे आखिर में दिया गया। मेहमान को, सीमा की माँ को या लड़के को? सीमा को। सीमा पर टिक लगा लीजिए। भाई के पेट में दर्द होने पर सीमा बुलाने गई थी। किसको? वैद को। वैद पर टिक लगा लीजिए। ठीक है। 10 झेल खाली जगह को महमूल अल्फाज से पुर कीजिए। देखो बेटा, मैंने यहाँ पर एक डेफिनेशन लिखी है। बामानी अल्फाज को मौजू और बेमानी अल्फाज को महमूल कहा जाता है। जैसे कि हम लोग अचानक में बोल देते हैं ना, हटो यहाँ से, कलम वलम कहाँ है, किताब विताब कहाँ है ना, दरिया वरिया कहाँ है। तो ये जो दरिया के साथ जो वरिया आ रहा है, इसका तो कोई मतलब नहीं है। दरिया का तो मतलब है ना, कलम का तो मतलब है, लेकिन वलम का मतलब नहीं है। तो जो हम एक साथ बोल जाते हैं आम बोलचाल की ज़बान में, उसे हम मौजू और महमूल कहते हैं। मौजू मतलब जिसका कोई मतलब निकले, और महमूल मतलब जिसका कोई मतलब नहीं निकले। जैसे कि मिसाल दी है पानी, तो पानी के साथ क्या हम बोल देते हैं? वानी। पानी वानी, चाय वाय, लड़की वड़की, है ना, बारिश वारिश। तो इस तरह से आपको इसको फिल कर लेना है। अब जो ये मुख्तसर तरीन सवालात हैं और मुख्तसर सवालात हैं और तफसीली सवालात हैं, ये मैं आपको बाय नोट्स भेज दूँगी। ठीक है। आप लोग इसे कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है बेटा। तो आज की क्लास में बस इतना ही। हम कल नेक्स्ट क्लास लेंगे। अगली वीडियो का आप इंतज़ार करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर इसका बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। ठीक है। कल मिलते हैं। खुदा हाफिज़।